हेलो फ्रेंड्स, आज डे 4 है क्रैश कोर्स का, फिजिक्स के क्रैश कोर्स का। और चैप्टर नंबर है एटम्स। 2 चैप्टर मैंने पहले ख़त्म कर चुका है, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर में स्टार्ट किया हूँ, एटम। ठीक, इससे भी लगभग 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ऐसे तो एटम के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। अब एक सब चीज़ जानते होंगे, जैसे थॉमसन का मॉडल सब पढ़े ही होंगे 11th में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा से दिया हुआ था। वही 11th का जो ही है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी का समझिए रिवाइज पोर्सन है ये। कुछ और अच्छा से समझना है। देखिए, तो स्टार्टिंग करते हैं मेन टॉपिक से। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को करवाया था। किनसे करवाया था? 1911 में इनके 2 स्टूडेंट थे। एक गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडेन, ठीक है। ये दोनों थे इनके स्टूडेंट। ये इनके कहने पे, ठीक है, इनके कहने पे ये दोनों क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट को किए थे। इनके सजेशन पे कि इन्होंने इनको इस तरह से ट्रीट किया था कि आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये वो। तो पूरा एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। और ये जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड। जे थॉमसन तो आपको ये पहले ही इलेक्ट्रॉन का खोज कर चुके थे। वो बता दें, प्लम पुडिंग का जो सिस्टम था वो बता देते किस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, ठीक। तो ये लेकिन एक अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हीं के स्टूडेंट, लेकिन एक कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हम उसी को एक्सपेरिमेंट को बारीकी से समझते हैं। उसके बाद समझेंगे इनका न्यूक्लियर मॉडल को, फिर उस पर क्या प्रॉपर्टी इन्होंने दिया, साथ साथ में क्या ड्रॉबैक इनका था। ये टॉपिक यहीं तक होगा, ठीक है। तब समझते हैं एक्सपेरिमेंट को इनका। ध्यान से समझिएगा। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया गया, इन्होंने एक लीड बॉक्स टाइप का लिया, जो कि एक तरफ से खुला हुआ था, क्या, लीड का। अब लीड ही क्यों लिया? क्योंकि ये रेडिएशन को बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इन्होंने लीड का लिया और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया है। क्या है? सोर्स। मतलब कह सकते हैं बिस्मथ बहुत अच्छा अल्फा पार्टिकल को रिलीज करता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सोर्स रख दिया, बिस्मथ रख दिया। अभी इस तरह से क्यों बनाया? क्योंकि देखिए, ये जो है अल्फा पार्टिकल तो चारों तरफ छोड़ेगा, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, वो एक सीधा में जाए, एक स्ट्रेट में जाए। इसीलिए क्या कि बाकी सब ऑब्जर्व हो गया और ये सीधा में जाना स्टार्ट किया। लेकिन इधर से भी निकल के ये ना हो, स्कैटर ना हो, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर भी बीच में उन्होंने लीड का रख दिया। यहाँ पर भी बाकी क्या होगा, जाके ऑब्जर्व हो जाएगा और जो स्ट्रेट पाथ बनेगा, स्ट्रेट जो बनेगा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपका गोल्ड का फॉइल रखा। क्या है? गोल्ड का फॉइल। ये गोल्ड फॉइल रखा। अब गोल्ड फॉइल ही क्यों रखा? इसलिए क्योंकि ये काफ़ी मेलिएबल होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में, गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया था? क्योंकि काफ़ी मेलिएबल, काफ़ी पतला सीट उसको बनाया जा सकता है। इस सीट का जो चौड़ाई था, समझिए 10⁻⁻6 से 10⁻⁸। कई सारे बुक में 10⁻8 मीटर भी दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना पतला बनाया जा सकता है। तो मतलब उनका कहना था कि ऐसा कोशिश करना है कि ना कि गोल्ड का जो एक ही लेयर, उसका एटम का ना एक ही लेयर क्रिएट हो, एक ही लेयर में ही रहे, एक लेयर में ही रहे। इतना पतला थीन सीट उन्होंने बनाया था, ठीक है। अब इसके चारों तरफ, ठीक है, इधर भी है, ठीक है, यहाँ लिखे हैं इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इधर भी है। ये क्या है? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। किसका है? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये अल्फा पार्टिकल निकल के इससे जाता है, तो जहाँ पर ये टकराएगा वहाँ पर क्या होगा, लाइट फ्लैश होगा। लेकिन हम लोग को ये नेक डाइट से नहीं दिखाई देता है। लाइट फ्लैश होगा, वो नेक डाइट से दिखाई नहीं दे, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया डिटेक्टर। इसको माइक्रोस्कोप भी बहुत सारे बुक में लिखा है, बहुत सारे बुक में डिटेक्टर भी लिखा हुआ है। डिटेक्टर यूज किया गया। और ये डिटेक्टर मूवेबल था कि अपना जहाँ फ्लैश किया वहाँ पर जाना। अब देखिए हुआ क्या कि एक सोर्स से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकला, गोल्ड फॉइल में टकराया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर रहा था कि हाँ ठीक है, गोल्ड फॉइल में टकराया। तो देखते हैं इन्होंने क्या पाया, लगभग 99.86% जो था, मान लीजिए 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल निकला, उसका 99.86% जो अल्फा पार्टिकल, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो डिफ्लेक्शन। मीन्स गया और जाने के बाद सीधा इस पर टकरा गया, सीधा इस पर टकरा गया। सब इधर से मान लीजिए जा रहा है, टकरा गया सीधा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन 0.14% पार्टिकल ऐसा था जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल का डेविएशन हो रहा था। तो ये मान लीजिए
यहाँ पर डिवाइड हुआ, ठीक है, थीटा एंगल, इसको स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, स्कैटर हुआ, ठीक है। तो क्या 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल क्या मात्र 0.1%, 14%, ठीक है, इतना क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा था। तब इसको ये समझना स्टार्ट किया कि ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए कि इतना ज़्यादा हम भेज रहे हैं, इतने सब तो लगभग 99.86% तो ये पास ही करी है, लेकिन 0.14% क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया कुछ ना कुछ एंगल पे जो कि 1 डिग्री से ऊपर हुआ। तब इन्होंने क्या पाया है कि करके प्रॉपर्टी को इसको समझेंगे, इसको आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये डाटा लिख लीजिएगा, डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या पाया कि लगभग एक जो है 8000 में जो एक अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा 90 डिग्री से ऊपर, इसका थीटा जो बनेगा 90 डिग्री से, ये जो थीटा बन रहा था ना आपका यहाँ तो था, ठीक है, ये जो थीटा बन रहा था ये मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये क्या होगा ऐसे, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या किया घूम कैसे हो गया 90 डिग्री, समझ में आया। तो ये जो आपका गया ये 90 डिग्री बना 90 डिग्री, तो मान लीजिए ये एंगल बन गया, ये एंगल, ठीक, तो कितना 8000 में एक, और फिर क्या पता चला उनको कि लगभग 1 लाख जैसा पार्टिकल लगभग लिया गया, उस 1 लाख में समझिए 1 लाख में एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल बना रहा था, कितना 180 डिग्री, 1 लाख में लगभग एक पार्टिकल। तब उनको दिमाग में ये लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल किसको कहेंगे, एक हीलियम का पार्टिकल है, ठीक है, 2+, 2 प्रोटॉन रहते हैं 2 न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, ये भी तो अच्छा हीलियम का पार्टिकल है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, वही अल्फा पार्टिकल है। तो आखिर क्यों, कैसे ये बाउंस बैक कर दे रहा है, 1 लाख में एक ही कर रहा है, लेकिन कैसे कर दे रहा है बाउंस बैक, बहुत सारा बाउंस बैक नहीं हो पा रहा है, ये एक ही हो रहा है बाउंस बैक, और उस पर भी 8000 में एक ऐसा भी हो रहा है जो कि 90 डिग्री से ऊपर हो रहा है। इन्होंने पूरा इस पर समझा, पूरा रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट को समझा बहुत अच्छे तरीके से। तब इनको पता चला कि नहीं, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो ये सोचे कि बाउंस बैक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जरूर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल होगा अंदर भी, ठीक है। उसी समय ने एक नया शब्द निकल के उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस का नाम दिया, अब कुछ तो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा तब ना पॉजिटिव रिपेल करके उसको बाहर कर दे रहा है। लेकिन ये भी बात निकला कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज काफ़ी डेंस होगा और बहुत कम एरिया में होगा। तो रिजल्ट से ये पता चला कि 10⁻⁻10 मीटर कोई एटम का अगर साइज है तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर। अब समझिए कि एक एटम से 1 लाख गुना छोटा, समझ रहे हैं, एक एटम का 1 लाख गुना छोटा आपका न्यूक्लियस का साइज है। तो न्यूक्लियस का साइज सोच रहे हैं कि इसीलिए कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि काफ़ी डेंस है और काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी स्मॉल। इसके कारण क्या होता है, इस 99.86% तो इसी तरह चलेगा, लेकिन 0.1%, 14% ऐसे थे अल्फा पार्टिकल का बीम कि क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया, और उस पर भी 1 लाख में एक ऐसा एक निकला जो कि 180 डिग्री पे आ गया। मतलब जरूर कुछ बात है कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल होगा, जरूर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि क्या हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जाने पर, इस पर सीधा जाने पे ये बाउंस बैक करके 180 डिग्री पे आ जा रहा है, होगा तभी इसका इन्होंने क्या नाम दिया, इसका इन्होंने उस समय नाम दे दिया न्यूक्लियस। हाँ ऐसा है। फिर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी निकाली कि आखिर कौन कौन सा प्रॉपर्टी में सुटेबल करता है, ठीक है, तो इसको समझिएगा। उसके साथ साथ उन्होंने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ग्राफ ड्रॉ किया था क्या, देखिएगा कि एन अगर मान लीजिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अगर थीटा मतलब स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए 10⁻7 मान के चल रहे हैं। ग्राफ जो था वो अप्रोक्स लगा फिगर, इधर 10 डिग्री 20 डिग्री इस तरह करके गया, ठीक है, 20 डिग्री में है। अब ऐसा पाते हैं कि लगभग 1 डिग्री मान लीजिए ये है, 1 डिग्री से भी बहुत कम आपका कहाँ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कितना निकल रहा था 10⁻7, ठीक है, 10⁻7 मान लीजिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, तो 1 डिग्री से भी कम एकदम डिफ्लेक्ट कर रहा था, 1 डिग्री से भी कम, 0 के लगभग करीब। इस तरह से क्या करा डिफ्लेक्ट, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से उनका ग्राफ बना ऐसे करके
कि पता चलता गया कि जैसे ही क्या हुआ कि थीटा जो है बढ़ता गया 180 डिग्री पे पहुंचा, तो एक समय ऐसा एक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, इसे पता है ना 1,00,000 में एक। तो इन्होंने ग्राफ दिया था समझने के लिए कि हाँ ऐसा केस हो रहा है, इस तरह से केस हो रहा है। देखिए करके फिर इसका प्रॉपर्टी, अब फिर क्या हुआ कि डिटेक्ट भी कर रहे थे जिंक सल्फाइड स्क्रीन था उस पर जब आ रहा था, लाइट फ्लैश हो रहा था तो डिटेक्ट भी इजीली कर ले रहे थे कि हाँ तो ऐसा ही इसका मतलब हो रहा है कि जरूर अंदर ना कुछ है। ठीक, उसके बाद फिर आए क्या प्रॉपर्टी दिए देखिए। इन्होंने सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी दिया कि आपका मोस्ट, आपका जो एटम है इसका मोस्ट पार्ट क्या है, मोस्ट पार्ट इसका एम्प्टी है, खाली है। मोस्ट पार्ट इसका एम्प्टी है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो भी बने हैं, जितना भी हम लोग मैटर से बने हैं, तो हम लोग को भी अंदर एटम है, एटम से ही हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो एटम है, तो एटम सोचिए कि मोस्ट पार्ट खाली ही है हम लोग का। अगर सबको स्क्वीज कर दिया गया, सबको एक जगह कर दिया जाए, तो इसका मतलब कि किसी इंसान को या किसी पूरी तरह से सबको, अगर मान लीजिए पॉसिबल नहीं है ऐसा, मान के चलते हैं अगर ऐसा कर दिया जाए तो एक चम्मच के बराबर या एक छोटे सा बर्तन में ही समझिए कि हम अट सकते हैं, अगर पूरा तरह से उसको स्क्वीज कर दिया गया तो समझ रहे कि मोस्ट पार्ट इसका क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, पहला। दूसरा कि इनके इसके सेंटर पे, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डेंस है, डेंस कोई जगह है जहाँ डेंस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ठीक है, डेंस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम, मतलब इन एटम के अंदर कहीं पर ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ। ठीक है, और तीसरा ये जो डेंस है आपका पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जो है हर एटम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको इन्होंने एक फॉर्मूला से भी दिया था आपका, कि फॉर्मूला था आपका हाँ kZ² sin² θ/4। ठीक है, ये के तो कांस्टेंट है 1/4πε, जेड क्या एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो गोल्ड का हम लिए हैं तो गोल्ड का 79 होता है। ठीक है, तो उस पर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि जो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी डिपेंड करेगा, कि मतलब जैसे जैसे डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर अभी आप भूल जाइए, सिंपल समझिए कि डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगा, इसका जो डेंस है, कहीं पर जो पॉजिटिव पार्टिकल का जो डेंस होगा, जहाँ पर डेंसिटी होगा वो जरूर डिफरेंट होगा। फिर उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो डेंसिटी को क्या मान लिया, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस, ये सब क्या है, सब प्रॉपर्टीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या कीजिएगा, इसको समझिए अच्छा से। जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है उसी को छाप देना। आपको समझ में आ गया, अगर लिखने आता है एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप जो जानते हैं अपने लैंग्वेज में उसको अच्छे से लिखिए, आप सही हैं, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो इतना तो इन्होंने ये खोज कर दिया था कि हाँ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि 10 का पावर क्या -10 एटम है, 10 का पावर -15 मतलब कि 1,00,000 गुना छोटा है, 1,00,000 गुना। तो इससे पूरी तरह से इन्होंने रिसर्च किया, तो अपना ये दिया डाटा कि हाँ ये ऐसा ऐसा डाटा हो रहा है। ठीक है, अब बारी आया कि ठीक है, अगर ये यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो ये इतना डेंस में है, मतलब ये तो इसका पावर बहुत है, ये तो चाहता तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता ना, इलेक्ट्रॉन तुम आ जाओ मेरे तरफ, पूरी तरह से कस के खींच लेता अपने अंदर, लेकिन नहीं खींच पाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इजीली घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इस पर। ठीक है, तब फिर इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है इधर, लेकिन ये खींच ले रहा है, इसलिए हल्का मुड़ जा रहा है, फिर खींच ले रहा है, फिर मुड़ जा रहा है, फिर मुड़ के एक नया पाथ बना दे रहा है, सर्कुलर पाथ बना दे रहा है। ये समझ में आया, ये भी एक प्रॉपर्टी था उनका। अब ये सब तो उन्होंने दे दिया, ठीक है, अच्छे से ये सब दे दिया। अब बारी आया कि अब ड्रॉबैक, उन्होंने क्या नहीं दे पाया, इसे क्या प्रूफ नहीं कर पाया। तो क्या हुआ कि उन्होंने आपका स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, ड्रॉबैक क्या था। और एक चीज़ आपको बता दे रहा है, ड्रॉबैक लिखने आता है एग्जाम में, 2 साल 3 साल में एक बार ना एक बार दे देता है ड्रॉबैक लिखने के लिए।
स्टेबिलिटी को उन्होंने नहीं बता पाया, नहीं डिफाइन कर पाए स्टेबिलिटी को। तो कैसे? देखिए मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था, कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन को इमिट करता है, ठीक है, रेडिएशन को इमिट करता है। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके रदरफोर्ड के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट है कर रहा है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज पार्टिकल भी है। मतलब मैक्सवेल का दोनों फंडा काम कर गया इसमें, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब मोशन में रहता है रेडिएशन क्रिएट करता है, रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मतलब एनर्जी भी अपना छोड़ रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है। तब इनके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि एनर्जी छोड़ रहा है, मतलब एनर्जी लूज कर रहा है। मान लीजिए कि हम किसी को पकड़े हुए हैं, कस के खींच रहे हैं अपने तरफ, ठीक है, खींच कैसे घुमा रहे हैं, खींच रहे हैं, अब उस बेचारा दौड़ रहा है, खींच भी रहे हैं उसको, उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे थक रहा है, क्या होगा, हम उसको इजीली खींच लेंगे लास्ट में, ठीक, खींच लेंगे, ठीक है। तो यही एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे घूमते 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 क्या हो गया, ये जाके न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर जाए, कोलाइड कर जाएगा। ऐसा होने में 10⁻⁸ सेकेंड लगेगा, इस तरह का घटना होने में। अगर ऐसा होता तो हम लोग होते हैं, नहीं होते। ऐसा होता तो सब, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस स्ट्राइक ही कर जाता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ, हम लोग भी एटम से सबसे बने हैं, ठीक है। तो ये जो घटना हुआ, तो फिर ये क्या हुआ, तब ये प्रूफ नहीं कर पाए कि स्टेबिलिटी, तब उसी समय नील बोर ने इनको बचा लिया। नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिस ऑर्बिट में, उसका फिक्स्ड एनर्जी में घूम रहा है। एनर्जी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ना कि वो एनर्जी रेडिएट करके एनर्जी लॉस होता है, नहीं, एनर्जी फिक्स्ड होता है। इतना बता दिया तो वो तो सही बताए थे, लेकिन ये चीज़ नहीं प्रूफ कर पाए, तो नील बोर ने उनका सहायता कर दिया, ठीक है। अब दूसरा कि वो स्पेक्ट्रम लाइन को नहीं डिफाइन कर पाए थे। उनके हिसाब से क्या करना था कि स्पेक्ट्रम जो होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें घूम रहा है, ठीक है, हम इजीली हीट एनर्जी या कुछ एनर्जी दिए तो इजीली इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, फिर इसमें आ सकता है, मतलब कंटिन्यूस ही चेंज कर सकता है, कंटिन्यूस चेंज कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। वो क्या हुआ, डिस्क्रीट, कि अगर ये मोशन में है, घूम रहा है, तो ये बाहर निकल सकता है इजीली, ठीक, तो वो क्या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में, जो कि इन्होंने कंटिन्यूस बताया था। इसके कारण क्या हुआ, ये भी इनका फेल हो गया। इनका 2 ड्रॉबैक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है ड्रॉबैक लिखने के लिए। तो अब क्या कीजिएगा, इसका जो ड्रॉबैक है उसको अच्छा समझ गए हैं, एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते, देखिए फ्रेंड्स, अब बात ये आया कि ठीक है, 1 लाख में एक पार्टिकल ऐसा है जो कि बाउंस बैक कर जा रहा है, तो आखिर बाउंस बैक कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि टकराया जा रहा है, टकरा नहीं रहा, बाउंस बैक कर रहा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ उसमें डिस्टेंस हुआ होगा, कुछ जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो बाउंस बैक जहाँ से कर रहा है कुछ ना कुछ डिस्टेंस हुआ होगा, उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या होगा। तब फिर बात आया एक नया बड़ा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, आपका न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस है तो क्या चाहेगा, ये तो रिपल्सन चाहेगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सन चाहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अपना मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगा यहाँ तक, उसके बाद इसका फोर्स के कारण ये ऐसा रिपेल करेगा कि फिर वापस इसे बाउंस बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यही जो डिस्टेंस है आपका क्या होगा, R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका डिफिनीसन आता है एग्जाम में, या न्यूमेरिकल दे देगा 1 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, और इसका न्यूमेरिकल से मैं होमवर्क में दे दूंगा, और कर लीजिएगा। तो देखिए R0 हो गया। तब बात है कि अब इसमें क्या लगाया गया, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, म्यू इनिशियल, के इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये जब लगाया गया। अब देखिए यहाँ सोर्स से निकल रहा है, अब समझिए किसी के एटॉम में न्यूक्लियस में ही 1 लाख का डिस्टेंस हो गया, 1 लाख आपका गुना छोटा हो गया, एटॉम से ही है न्यूक्लियस। इसका मतलब इसके कंपेयर में ये क्या इन्फिनिटी पे दिखेगा, बहुत दूर दिखेगा सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, ठीक है, तो बहुत दूर दिखेगा। तब क्या हुआ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2/R होता है, तो R तो आपका क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये 0 हो गया। अब इसका क्या होगा, हाफ mv², और ये mv² v के स्पीड से जा रहा था, हाफ mv² मान लिया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ जाके सबसे पहले रुकेगा, उसके बाद ना बाउंस बैक होगा। तो जैसे ही रुका, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में।
तो वो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर। अब देखिएगा तो आर क्या है आपका, आर आपका क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, यही डिस्टेंस बचा ना, यही डिस्टेंस बचा। और ये है आपका Q1, ये है Q2, तो Q1 क्या हो गया 2e, प्रोटॉन 2 चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, He 2 प्लस, तो प्रोटॉन 2 चार्ज हुआ, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, 2 चार्ज भी बचा, और न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होता है, इसे 2e इंटू, ये क्या होगा, जरूरी है कि हम किसी एक ही को लें, किसी को भी ले सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे, जेडी क्या डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। फिर ये क्या है आपका, ये आपका आया हाफ mv² इक्वल टू के 2ze² बाई R0। तो इसी से क्या होगा, R0 का हम रिलेशन निकाल लेंगे, R0 का वैल्यू निकाल लेंगे। यही क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको समझ में आया क्या एक्चुअल फंडा है। अब दूसरा टॉपिक आया क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब उसको भी समझिएगा, वो क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए मान लीजिए ये है अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो कोई ऐसे चला जा रहा है, कोई ऐसे चला जा रहा है, कोई पूरा बाउंस बैक हो जा रहा है, ठीक है, कोई यहीं से बाउंस बैक हो जा रहा है, ठीक, यहाँ से, ठीक है, कोई इस तरह से गया। तब बोला गया कि इनिशियल जो न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी वेक्टर, मान लीजिए ये लिए वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर को का डिस्टेंस, यहाँ का जो पोजीशन है वेलोसिटी वेक्टर का पोजीशन और न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में जो आपका लाइन क्रिएट हो रहा है, इसका पोजीशन, ये जो डिस्टेंस हुआ, इसी को क्या कहते हैं, बी, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। एक सेंट्रल डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का सेंट्रल डिस्टेंस, सबसे बीचों बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ से जो कोई भी जो अल्फा पार्टिकल का बीम जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, बोल रहे हैं सॉरी, डेविएट हो रहा था जो किसी एंगल पे, उसके दोनों के बीच वेलोसिटी वेक्टर के साथ, वेलोसिटी वेक्टर, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर होगा आपका, ठीक है। तो इसका भी डिफिनीशन पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, kze² इंटू ke, और फिर यहाँ पे आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा आप जानते हैं स्कैटरिंग एंगल, के जानते हैं, ठीक, कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी के 1/4 काइनेटिक एनर्जी आप जान रहे हैं, जेड एटॉमिक नंबर, आई आपका चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, इम्पैक्ट पैरामीटर निकलेगा ये चीज़ आपको क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। यही कंसेप्ट था आज का जो टॉपिक था, एटम का जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, इसमें यही इतना ही सारा कंसेप्ट था। अब क्या कीजिए, ऐसे तो बहुत डीपली इसको पढ़ाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका डीपली क्यों कैसे हर चीज़ को समझना होगा, कि चीज़ डीपली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही कोशिश किया आपको बताने का, ठीक है। और क्या कीजिएगा, इसका जो होमवर्क है बना लीजिएगा, लेक्चर 2 में आगे चलेंगे बोर्ड्स का पोस्टुलेट जो भी है, एनर्जी बैंड क्या है, एक एक चीज़ उसको समझेंगे, कल टर्म खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।